हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि एसिड्स और बेसेस का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और किन थियरीज के बिहाफ पर हमारे पास जो सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं उन्हें एसिड और बेस की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। हमने आर्हेनीज थ्योरी के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने लुईस कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ा है। उसके बाद हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। एसिड को किस बिहाफ पर क्लासीफाई किया जा सकता है और बेसिस को भी किस बिहाफ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एसिड्स को क्लासीफाई किया है हमने एज अ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेंथ एंड बेसिसिटी। इसी तरह से बेसिस को हमने क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, कॉन्सेंट्रेशन और एसिडिटी। इसी चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हमारे आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। हमारी आज की क्लास का जो हेडिंग है वो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। पहले हम एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। हम ये देख रहे हैं कि सब्सटेंसेस एसिड जो होते हैं वो किस तरह का केमिकल बिहेवियर शो करते हैं या किस तरह की केमिकल रिएक्शन वो रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ में डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं ये। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल के साथ में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स के साथ में। जब कभी भी एसिड को मेटल के साथ में रिएक्शन करवाया जाता है तो ये किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एक फॉर्मूले के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब कभी भी मेटल है उसे हमने रिएक्शन करवा दिया है एसिड्स के साथ तो ये हमारे पास बनाता है मेटल का सॉल्ट और हमारे पास में हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होकर के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम उन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के अबव रखी गई हैं। जैसे कि अगर मैंने सोडियम मेटल को रिएक्शन करवा दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो हमारे पास में मेटल का सॉल्ट सोडियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है। इसी तरह से अगर मैं मेटल मैग्नीशियम को रिएक्शन करवा देता हूँ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस होकर के लिबरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने जिंक मेटल को रिएक्शन करवा दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो हमारे पास में जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एक बेसिक रिएक्शन है एसिड की। जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल का सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होकर के निकल जाएगी। इट इज़ लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इस पूरी रिएक्शन में हो क्या रहा है, ध्यान रखना। ये जो एसिड है इस एसिड का एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जा रहा है और जो मेटल सॉल्ट बनेगा उस मेटल सॉल्ट का भी एक्वस सॉल्यूशन ही बनेगा। अब जैसे कि हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जब मैंने H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन बनाया मतलब हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया है तो मेरे पास में दो तरह के रेडिकल हैं। एक है 2H+, 2H+ अवेलेबल है और एक बन जाएगा SO4- का 2 और एक हमारे पास में जिंक है। हो क्या रहा है स्टूडेंट, एक्वस सॉल्यूशन में आते ही जिंक जो है आप जानते हो मेटल है तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा
2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 चार्ज कैरी करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो जो 2 हाइड्रोजन के आयन थे वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन में कौन कौन से रेडिकल रह गए, एक जिंक +2 और सल्फेट आयन। तो अब क्या होगा, जो जिंक +2 था वो सल्फेट आयन के साथ आयोनिक बॉन्ड बना करके जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर लेगा। दिस इज ऑल इंटरनल प्रोसेस ऑफ दिस रिएक्शन। जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करे, हाइड्रोजन गैस बनाई, लिबरेट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट आयन पॉजिटिव जिंक आयन से रिएक्शन कर से आयोनिक बॉन्ड बनाएगा और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एसिड्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, इट इज रिएक्शन विद मेटल। सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह का केमिकल बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। तो हम सेकंड देख रहे हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अगर किसी मेटल ऑक्साइड के साथ में एसिड्स को रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या बिहेवियर लोग शो करते हैं। एसिड्स हमारे पास फॉर्मूलेस के फॉर्म में अगर हम लिखें, मेटल ऑक्साइड अवेलेबल है और वो रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ में, तो हमारे पास फिर मेटल का सॉल्ट तो बनेगा ही सही, बट अब हाइड्रोजन गैस ना बन करके हाइड्रोजन गैस न बन करके वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो ये जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा देते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं, हम लोगों ने कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करवा दिया है किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। ये एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का कंपाउंड है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, और ये हमारे कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर भी फॉर्म होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास में रिएक्शन है मेटल की एसिड्स के साथ में, ये हमारे पास रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड की एसिड्स के साथ में। आई होप ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। क्लियर है, क्लियर। थर्ड हम जो बिहेवियर देख रहे हैं एसिड्स का, वो है थर्ड जो बिहेवियर है हमारा, वो है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। या तो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर सकता है या मेटल बाय कार्बोनेट के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। किस तरह का बिहेवियर शो करेगा वो हम लोग अब देखने वाले हैं। तो इसको भी अगर हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, मेटल कार्बोनेट या फिर बाय कार्बोनेट की बात कर लीजिए, या फिर बाय कार्बोनेट की बात कर लीजिए, जिसे हमने रिएक्शन करवा दिया एसिड्स के साथ में, तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, साथ के साथ वाटर तो बनेगा ही सही, पर अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी फॉर्मेशन हो रही है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, हमारे पास में मेटल कार्बोनेट है, जैसे कि मैंने बात कर ली, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, वाटर मॉलिक्यूल तो बनेगा ही सही, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट अवेलेबल है और इसे मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दिया है, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी।
स्टूडेंट ये जो दोनों एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ये हैं मेटल कार्बोनेट के। क्या हम बाइकार्बोनेट के बारे में भी ये बात कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा अवेलेबल है और इसे हमने रिएक्शन करवा दिया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। रिजल्टेंट क्या बनेगा? क्या हमारे पास सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल होगी। क्या हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और क्या हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल होगी। स्टूडेंट देख लीजिएगा, रिएक्शन भी बैलेंस है हमारी और रिएक्शन हो भी रही है मेटल बाइकार्बोनेट और एसिड के बीच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एसिड का मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कैसा बिहेवियर होता है। मैंने आप लोगों को इंटरनल मैकेनिज्म भी यहाँ पर समझाया है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़े स्टूडेंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल की रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन की। तो एसिड एक और तरह का केमिकल बिहेवियर शो करते हैं और वो है हमारे पास फोर्थ टाइप क्या आ जाएगा? इट इज रिएक्शन विद बेसिस। बेस के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एसिड कैसा बिहेवियर शो करता है। ध्यान रखिएगा, अगर एसिड है और हमने एसिड को बेस से रिएक्शन करवा दिया है तब भी आपके सॉल्ट ही बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ज़रूर होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एसिड हमारा क्या ले लिया हमने? सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं और इसे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो पोटेशियम सल्फेट तो बनेगा ही सही और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास एसिड HCl अवेलेबल है और मैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्शन करवा देता हूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास एसिड है, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया और बेस हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने एग्जांपल ले लिया बेस का, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कि एसिड का डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ कैसा कैसा बिहेवियर होता है। अगर आप लोग इन सारी रिएक्शन में जो आपके लिए बोर्ड पर लिखी गई हैं उनको फोकस करें तो आप ये देखेंगे कि एसिड जो होता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक्सप्लेन किया है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के बिहाफ पे। आप देखिए जितने भी एसिड मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड भी सेम फिनोमिना ही शो करते हैं, सेम बिहेवियर ही होता है वीक एसिड्स का। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिस। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, जितनी वास्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वास्ट मल्टीपल टाइप की, वास्ट का मतलब मेरे पास ये है मल्टीपल टाइप की रिएक्शन, उतने मल्टीपल टाइप की रिएक्शन बेसिस शो नहीं करते। कुछ सिलेक्टेड ही कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास में बेसिस की। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल। मेटल अगर बेस के साथ में रिएक्शन करती हैं तो बेस किस तरह का केमिकल बिहेवियर शो करता है। स्टूडेंट्स आप ये बात अब शायद आप लोग ऑब्जर्व करें कि कुछ मेटल ऐसे थे जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहे थे। अब मैंने टॉपिक लिख दिया रिएक्शन विद मेटल बेसिस का, कि मतलब कुछ मेटल बेसिस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। ऐसा हो कैसे रहा है तो वो देखते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, क्या है? ओनली एम्फोटेरिक
metal, only amphoteric metal react with bases. ओनली एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट विद बेसिस। और अब ये बात उठती है कि एम्फोटेरिक क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब हम लुईस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। इस तरह की मेटल को एम्फोटेरिक मेटल कहा जाता है। क्लियर? सो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एम्फोटेरिक मेटल के? जैसे कि हम बात कर रहे हैं जिंक के बारे में, टिन के बारे में, लेड के बारे में, एक्सेट्रा। दे ऑल आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक मेटल। क्लियर? देखो, जैसे कि अगर मैं जिंक को रिएक्शन करवा देता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। इट इज सोडियम जिंकेट। इसी तरह से अगर मैं टिन मेटल को रिएक्शन करवा देता हूँ बेस NaOH के साथ में, आप पोटेशियम के साथ भी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करा सकते हो बात। प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा? सोडियम स्टेनेट, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व होगा। ये है हमारा सोडियम स्टेनेट। क्लियर? हमारी मेटल एल्यूमिनियम जो है ये भी एक एम्फोटेरिक मेटल ही है, जिसे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ में। ये हमारे पास में प्रोडक्ट जो बनाती हैं, ये हमारे पास में जो प्रोडक्ट जो बनाएंगी वो है हमारे पास सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये जो प्रोडक्ट हमारे साथ बना रही हैं, ये हमारे पास में हो जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इज दिस क्लियर? ये हमारे पास क्या बना रही हैं? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन कर रही हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास में बिहेवियर है मेटल का बेसिस के साथ में। बट स्टूडेंट, आप ये बात जानते हो कि एसिड जो है वो रिएक्शन करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, जो कि बेसिक नेचर के हैं। इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि बेसिस जो है वो रिएक्शन करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में, क्योंकि वो एसिडिक नेचर के हैं। तो सेकंड जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है बेसिस का, वो है रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं और हम रिएक्शन करवा रहे हैं बेसिस की। जैसे कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है, इसे रिएक्शन करवा दीजिए CO2 के साथ में। स्टूडेंट, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास बना लेता है सोडियम कार्बोनेट, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? सॉरी, ये वाटर बनाएगा, एसिड नहीं, ये नहीं, ये वाटर बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में बेस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे मैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये पोटेशियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे पास बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड से, तो हमारे पास सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और वाटर यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास बिहेवियर है बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन का नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। पहले हमने देखा
बेसिस का रिएक्शन मेटल के साथ, और फिर हम देख रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जो हमारा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है एसिड और बेसिस का वो इतना ही है। हमने बात की एसिड और बेस की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लेकिन स्टूडेंट, हमारे पास में कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा इंडिकेटर। कई बार एग्जामिनर या जो प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए सब्सटेंस आपको दिया जाता है, पूछा जाता है कि ये सब्सटेंस कौन सा है, आपको टेस्ट करके बताना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आपको कभी कोई अननोन सब्सटेंस दे दिया जाए तो हम कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है। हम उसके लिए यूज करते हैं इंडिकेटर्स को। तो आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिकेटर। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? क्या होते हैं इंडिकेटर स्टूडेंट? क्या किसी को आइडिया है? नहीं है? चलिए मैं बताता हूं। substances that indicate the presence of acid or base by either change in color or order are known as indicator। इंडिकेटर क्या होते हैं? Substances that indicate the presence of acid or base by either change in color or order are known as indicator। कुछ ऐसे सब्सटेंस नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं, कुछ हमने सिंथेसाइज कर लिए हैं केमिकल को यूज कर करके लेबोरेटरी में, जिनको यूज करके हम ये बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस अननोन सब्सटेंस आपको दिया है वो एसिड है या बेस है। इन सब्सटेंसेस को ही इंडिकेटर कहा जाता है। अगर मैं इंडिकेटर को क्लासिफाई करना चाहूं तो हम इन्हें दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, और एक हमारे पास आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, एक हमारे पास में आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और दूसरा हमारे पास आ जाता है विजुअल इंडिकेटर। क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? इंडिकेटर्स दैट चेंज their order in presence of acid और base। एसिड और बेस की प्रेजेंस में जो सब्सटेंसेस जो इंडिकेटर अपनी ऑर्डर, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल के बारे में पूछूं तो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोव ऑयल के बारे में, या हम बात कर रहे हैं वनीला एक्सट्रैक्ट के बारे में, या हम बात कर रहे हैं अनियन एक्सट्रैक्ट के बारे में। ये सारे के सारे हमारे पास, ये तीनों जो हैं हमारे पास कहलाते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। व्हाई दे आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? बिकॉज ये एसिड और बेस की प्रेजेंस में ऑर्डर को चेंज, अपनी स्मेल को चेंज करके हमें बताते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है। बट स्टूडेंट, हर पर्सन का स्मेल करने का जो तरीका है वो अलग अलग है ना। सबको इंटेंसिटी, किसी को ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, किसी को इंटेंसिटी का फर्क ही नहीं समझ में आता। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है ना, उनको थोड़ा सा रेयरली यूज़ किया जाता है, कम यूज़ किया जाता है। जो ज़्यादातर इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। तो विजुअल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंडिकेटर्स दैट इंडिकेट the
presence of acid or base by change in color। जो इंडिकेटर एसिड और बेस की प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं अपने खुद के कलर में चेंज करके उन्हें विजुअल इंडिकेटर कहा जाता है। क्योंकि कलर की इंटेंसिटी कैसी भी हो, 2 या 3 आदमी को दिखा करके फर्क आप पता लगा सकते हो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज करना इतना अच्छा मेथड नहीं है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। वनी विजुअल इंडिकेटर जो है ये डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जब हम बात करते हैं एसिड और बेस को डिटेक्ट करने में। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या कलर होगा, बेसिक मीडियम में क्या कलर होगा, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर कौन सा है, फिर हम बात कर रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में उसका कलर क्या है, या हम बात करें कि बेसिक मीडियम में उसका कलर क्या है। तो ये हम लोग अब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं रेड लिटमस के बारे में। स्टूडेंट, लिटमस जो है ये हमारे पास लाइकेन डिवीजन का एक प्लांट होता है, उससे मिलने वाला एक एक्सट्रैक्ट है जिसका नेचुरल कलर पर्पल है। हम इस पर्पल एक्सट्रैक्ट को रिएक्शन करवाते हैं रेड से ताकि वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाए, और हम इसे रिएक्शन करवाते हैं हम पर्पल, देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास में जो लिटमस है ये एक नेचुरल डाई है, इसका रंग होता है पर्पल। हम पहले लिटमस को रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो ये रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, यहाँ इसका नेचुरल कलर है जो वो पर्पल कलर है, मैं लिखवा चुका हूँ आपको। और इस ही लिटमस को अगर आप रिएक्शन करवा देते हो किसी भी वीक बेस के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लू लिटमस में। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? अब मैंने क्या बना लिया है, रेड लिटमस बना लिया है। रेड लिटमस को अगर मैं एसिडिक मीडियम में रखता हूं, तो इसमें हमारे पास नो चेंज आएगा। मतलब रेड लिटमस एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता, जो ओरिजिनल कलर है वही रखता है, रेड कलर ही ये रखेगा। लेकिन अगर बेसिक मीडियम में है तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से सेकंड इंडिकेटर जैसे मैंने ले लिया ब्लू लिटमस। अगर मैं ब्लू लिटमस ले लेता हूं तो ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है रेड इन कलर, जबकि बेसिक मीडियम में हम नो चेंज कलर डिटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट आपको क्यों लिखवाया उसको फोकस कीजिएगा। लिटमस को मैंने एसिड से रिएक्शन करवाया तो वो रेड बना, और अगर रेड लिटमस बना है तो वो बेसिक बेस को डिटेक्ट करेगा, एसिड को डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसिड से वो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। इसी तरह से नेचुरल लिटमस अगर बेस से रिएक्शन करेगा तो ब्लू लिटमस बनेगा, और ब्लू लिटमस क्योंकि बेस से ऑलरेडी रिएक्शन करके कलर चेंज कर चुका है, तब अब वो एसिड के प्रेजेंस में कलर चेंज करेगा, रेड। समझ में आ रही है बात? ये रिवर्स है, बट इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इन लेबोरेटरी लिटमस। इसी तरह से हमारे पास में दो सिंथेटिक इंडिकेटर, ये तो दोनों नेचुरल हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर भी है हमारे पास में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फिनोफ्थेलीन के बारे में। फिनोफ्थेलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो केमिकल्स को यूज करके लेबोरेटरी में बनाया गया है। ये कलरलेस होता है, तो ये बेसिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में इसे रिएक्ट करवाया जाए तो ये पिंक कलर अपना चेंज कर लेता है। ठीक, फिनोफ्थेलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेक्स्ट जो इंडिकेटर हम पढ़ रहे हैं, हमारा फोर्थ इंडिकेटर, वो है हमारा मिथाइल ऑरेंज।
स्टूडेंट अगर हम इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज को यूज कर रहे हैं, ये भी हमारे पास एक नेचुरल सब्सटेंसेस को मिला करके बनाया हुआ सिंथेटिक इंडिकेटर ही है। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, तो स्टूडेंट वैसे तो इसका नेचुरल कलर ही हमारे पास ऑरेंजिश येलो कलर होता है। एसिडिक मीडियम में इट टर्न टू रेड इन इट्स कलर, बल्कि जब बेसिक मीडियम में है तो ये हमारे पास में कलर में कोई चेंज शो नहीं करता। ये जो नेचुरल रंग है इसका ऑरेंजिश येलो उसी कलर में बना रहता है। अगर हम नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें, हमने नेक्स्ट इंडिकेटर ले लिया है हमारा टर्मरिक। स्टूडेंट ये वही टर्मरिक है जो खाने में एज अ फूड इंग्रेडिएंट भी काम आता है, प्लस ये मेडिसिन फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये केमिस्ट्री में एज ए इंडिकेटर यूज भी करते हैं हम लोग। अगर हम बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक एसिडिक मीडियम में अपना कोई कलर चेंज शो नहीं करता, वो अपने नेचुरल कलर येलो में ही बना रहता है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर? हम नेक्स्ट में इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाइना रोज एक्सट्रैक्ट के बारे में। हम बात कर रहे हैं चाइना रोज एक्सट्रैक्ट के बारे में। गुड़हल का फूल जो होता है उसकी पेटल्स आपने देखी होंगी, इट इज पिंक इन कलर। स्टूडेंट अगर हम एसिडिक मीडियम में चाइना रोज पेटल के एक्सट्रैक्ट को रखते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में आप उन्हें रिएक्शन करवा रहे हो इट रिमेन्स ग्रीन, वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से एक नेचुरल इंडिकेटर और है हमारे पास, सेवेंथ इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज रेड कैबेज जूस। लाल पत्ता गोभी का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी एज अ इंडिकेटर काम में लिया जा सकता है। कैसे? अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में रेड कैबेज जूस का एक्सट्रैक्ट जो है इट इज रेड और पिंक इन कलर यू कैन से, बट अगर हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में टेबलाइज्ड फॉर्म है हर इंडिकेटर की कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एसिड का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिस का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और सब्सटेंस एसिड है या बेस है उन्हें पता लगाने के लिए हम कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का बेसिक और एसिडिक मीडियम में क्या बिहेवियर है वो भी हमने जाना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।